बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमारे पास जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन प्रॉपर्टीज़ को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम 7 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ ऑल एलिमेंट्स दैट इज़ इफ़ ऑल एंट्रीज ऑफ ए रो और कॉलम इन आर डिटर्मिनेंट ए इज 0 देन the determinant vanishes, that is the determinant value of the determinant will be equal to 0. Here we have our determinant where all elements of the first row are 0 and as per the above statement such determinant will be equal to 0. जबकि भी किसी determinant में कोई रो या कोई कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 हो तो ऐसा determinant 0 के बराबर होता है। यहाँ पे जो determinant है वो 0 है, यहाँ भी जो determinant हो ये 0। Here we have the above determinant expanding this determinant with respect to first row. So this represent the expansion with respect to first row a11, a12, a13. These are elements of the first row. Since the elements in the first row are 0, so putting 0 for every element of the first row. This 0 is for first element, this is the second element of the first row, and this is the third one. By simplification it is 0. So whenever the elements in a row or column are 0, then the determinant will be equal to 0. Here this is the determinant where the third column is 0. By expanding with respect to the third column, these 0, this 0, similarly this one and this one, these 3 are the elements of the third column. Since these are 0, so this expression is equal to 0. Hence whenever the elements in a column are in a row are 0, then such determinant is equal to 0. Next, here this is the determinant where the elements of the third column are 0. इसको जब हम expand करते हैं with respect to first row, तो a11, a12 और a13, this is for a13 and this represent expansion with respect to r1. अब इसको हम further simplify करते हैं तो ये हमें 0 - 0 देता है। इसी तरह ये 0 - 0 है और इसी तरह इनको हम ज़रब देते हैं और इस तरह माइनस इनको हम ज़रब देते हैं बाय ये 0 है। तो जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास 0 आता है। यहाँ पे क्या है दीज एंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन फर्स्ट रो के लिहाज से है तो इसी 0 के लिए हम माइनर, इसी 0 के लिए इसी लाइन को हम इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। फिर ये जो एलिमेंट है चारों a21 ये a21 है, यहाँ पे a22 ये भी यहाँ पे है, a31 और a32 ये है। तो this is the minor for the element 0. This 0 is the last entry of the first row. तो यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंशन है जो कि 0 है। तो ये वाला डिटरमिनेंट एक्चुअली जब इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये 0 के बराबर है। या प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे हमने लिखा है कि इसी को अगर हम फर्स्ट और थर्ड कॉलम के लिए से एक्सपेंड करना चाहे तो ये 0 है, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन में ये जो एलिमेंट्स है ये थर्ड कॉलम के 0 एलिमेंट है। तो इसकी वैल्यू यहाँ भी हमने 0 प्रूव किया और यह भी एक्चुअली हमने चेक किया और वैल्यू 0 है। तो जबकि भी किसी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम 0 हो तो वो 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है इफ A is a square matrix and AD is its transpose then determinant of matrix is always equal to determinant of its transpose. In brief वर्ड में इसको हम इस तरह लिख सकते हैं determinant of a matrix is equal to determinant of its transpose. यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू 1 × 9 - 3 × 5, इसकी वैल्यू -6 है। अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट इसकी ये ट्रांसपोज है। अब इसकी वैल्यू हमने इसी रो को और इसी रो को हमने एस कॉलम लिखा तो ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स ए का है, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का है। इसकी वैल्यू जब हम मालूम करते हैं तो ये -6 है। यहाँ पे जब हम वैल्यू मालूम करते हैं तो ये भी -6 है। तो दीज -6 आर द वैल्यूज ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इट्स ट्रांसपोज इज ऑलवेज द सेम। अब इसी प्रॉपर्टी नंबर 2 को हम बैक पेज पे प्रूव करते हैं। अब ये हमारे
हमारे पास क्या है, प्रूफ ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हेयर वी सी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड हेयर वी हैव डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू R1 एक्सपेंड करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू R1। तो A11, A12, A13 these are the elements of the first row and these are the minors of these elements। इसी अदद का माइनर यही है, इस अदद का माइनर ये है, इस तरह इस अदद का माइनर ये है। A11 का माइनर हमने किस तरह मालूम किया है, यहाँ पे A11 है तो A11 का माइनर मालूम करने के लिए हम इसी लाइन को इग्नोर करते हैं। इस तरह इसी लाइन को हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ये जो चारों है ये इसका डिटरमिनेंट माइनर है इसी अदद का। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आता है। फिर यहाँ पे A12 है तो यहाँ पे A12 है तो A12 का ये रो हम इग्नोर करते हैं और इसको हम इग्नोर करते हैं। जो एलिमेंट्स बचते हैं उसी डिटरमिनेंट को हम की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है। इस तरह यहाँ पे A13 है तो A13 हमारे पास क्या है, अब अगर हम देख लें तो इसी A13 को हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसका ये क्या है, दिस इज माइनर ऑफ A13। तो ये माइनर क्या है, हम इसी लाइन को इग्नोर करते हैं, इसी लाइन को हम इग्नोर करते हैं। ये चारों हमारे पास क्या है, ये A13 का माइनर बनाते हैं। द डिटरमिनेंट ऑफ दीज 4 एलिमेंट इज द माइनर ऑफ A13। फिर उसी डिटरमिनेंट की वैल्यू हम मालूम करते हैं, इसको हम ज़रब देते हैं माइनस, इसको हम ज़रब देते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन, दिस इज रिजल्ट नंबर 1 फॉर ए डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू R1 एक्सपेंड करते हैं तो ये A11, A21, A31 ये फर्स्ट एलिमेंट के हैं और साइन हमेशा अल्टरनेट आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस। ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द माइनर फॉर A11, दिस इज द वैल्यू ऑफ द माइनर फॉर A21 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो दिस इज द रिजल्ट 2, दिस इज वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट एंड दिस वन इज वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट। दोनों को अगर हम चेक कर ले तो ये वाला टर्म इसी टर्म के बराबर है, ये सेकंड टर्म इसी सेकंड टर्म के बराबर है, थर्ड के बराबर है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हो कि ए डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ये हमेशा बराबर होते हैं। तो इसको हमने प्रूव किया। नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये एक डिटरमिनेंट है और यहाँ पे एक अनदर डिटरमिनेंट है जिसके साथ माइनस है और यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है, इंटरचेंज एनी 2 rows or columns in a determinant, the resulting determinant is multiplied by negative sign। तो इसका मतलब ये whenever we interchange any 2 rows or any 2 columns in a determinant, then we multiply the new determinant by the negative sign। In this way the original determinant is equal to negative times the new determinant। मतलब ये है कि जब कभी किसी डिटरमिनेंट के 2 रोज या 2 कॉलम्स हम इंटरचेंज करते हैं तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं और ओरिजिनल डिटरमिनेंट और न्यू डिटरमिनेंट दोनों की वैल्यू सेम रहती है। यहाँ पे हमने वाजे क्या है, ये एक ओरिजिनल डिटरमिनेंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट रो इंटरचेंज किए गए, लिहाजा एज पर रूल माइनस आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे कॉलम इंटरचेंज किए गए हैं। तो जब कभी हम इंटरचेंज करते तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। यहाँ पे रोज का इंटरचेंज है और यहाँ पे कॉलम्स का इंटरचेंज है। अब इसको जब हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं तो ये हमारे पास -26 है। इसकी वैल्यू जब हम मालूम करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है, ये भी -26 है। इस तरह इसकी वैल्यू भी यहाँ पे कैलकुलेट की गई जो कि -26 है। ये क्या है, 5 चक्का 30 है और ये है 4 एकम 4 तो यहाँ पे -4 है। यहाँ पे क्या है, ये है -4 और बाहर माइनस है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -26 आता है। तो whenever we interchange any 2 rows in 2 columns we will place negative sign before the new determinant। अब वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, if a determinant has 2 identical that is similar rows or columns then it is equal to 0। जब कभी किसी डिटरमिनेंट में 2 रो 2 कॉलम इक्वल हो या एक जैसे हो तो वो डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, लेट द गिवन डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय ए डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड रो एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑपरेशन है ये इंटरचेंज है, दैट इज इंटरचेंज दी फर्स्ट एंड सेकंड रो। इसी इंटरचेंज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जब वो 2 रोज हम इंटरचेंज करते हैं तो इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। यहाँ पे हमने हवाला दिया है, जब कभी हम इंटरचेंज करते हैं तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये किस उसूल के तहत, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये बात यहाँ पे हम
हमने प्रूव किया। तो यहाँ पे हमने इंटरचेंज किया है तो नेगेटिव साइन लगा है। अब अगर इसको हम देख लें तो ये वापस ये ए आ गया। तो अब इसी ए को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यह भी ए है और यहाँ पे माइनस ए हमें मिलेगा। अब यहाँ पे देख ले ये माइनस ए। अब इसी माइनस ओ को हम यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, फिर इसको हम ऐड करते हैं, दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ए डिटरमिनेंट 0 आ गया। ए डिटरमिनेंट हमारे पास जो है दिस इज ए डिटरमिनेंट विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ व्हेनेवर 2 rows or 2 columns are the same then such determinant will be equal to 0। यहाँ पे अगर हम देख ले तो फर्स्ट रो और लास्ट रो आइडेंटिकल है, लिहाजा दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने लिखा है फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, लिहाजा दिस डिटरमिनेंट इज 0। यहाँ भी फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है, लिहाजा डिटरमिनेंट इज 0। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, लिहाजा दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। C2 और यहाँ पे है C, यहाँ पे क्या है C3 यानी D3। C2 और C3 एक जैसे, लिहाजा ये डिटरमिनेंट 0 है। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने एक मेथड यूज किया। अब इसी रिजल्ट को हम अनदर मेथड से चेक करते हैं। इसी टर्म को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा, फर्स्ट रो और सेकंड रो एक जैसे हैं। इसकी जब हम एक्सपेंशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो A11 A12 A13 ये फर्स्ट रो है और साथ में यहाँ पे इसके साथ माइनर है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0 आता है। मतलब ये हुआ कि जब कभी दो रोज दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो ये हमेशा 0 आता है। इसी प्रूफ को हमने इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं या डायरेक्टली हम एक्सपेंशन से भी प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय k the resultant determinant is equal to k times the original determinant। वो कहते हैं कि जब कभी किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम को अगर हम किसी अदर से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये है कि उसी के को हम ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बाहर भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय k the resultant determinant is equal to k times the original determinant। यहाँ पे हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है, इसकी एक्सपेंशन फर्स्ट रो के लिहाज से ये है। अब यहाँ पे हम इसी स्टेटमेंट के मुताबिक चेंजेस करते हैं। फर्स्ट रो को हम k से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी स्टेटमेंट के मुताबिक इसी k को हम बाहर लिख सकते हैं ओरिजिनल डिटरमिनेंट के साथ। और एज पर दिस स्टेटमेंट वो कहते हैं कि यहाँ पे जो न्यू डिटरमिनेंट है वो पुराने वाले डिटरमिनेंट के बराबर होगा अगर उसके बाहर हम k लगाए। अब इसकी प्रूफ हमने यहाँ पे की है। इस डिटरमिनेंट को हमने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट रो के लिहाज से हमने एक्सपेंशन लिखा। अब इसी जुमले में k कॉमन है, k हमने बाय निकाला। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो यही है एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a। तो यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट a लिखा। डिटरमिनेंट a क्या है, दिस इज डिटरमिनेंट a, तो हमने दोबारा यहाँ पे लिखा। इसका मतलब ये है कि किसी भी डिटरमिनेंट में किसी रो में या कॉलम में अगर कोई फैक्टर हो तो उसको हम बाहर लिख सकते। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया, एक मुख्तसर यहाँ पे डिटरमिनेंट है। इसी 4 का मतलब है 4 into 1, इसी 8 का मतलब है 4 into 2। तो यहाँ पे k मसावी 4 है, यानी 4 into 1 4 into 2, तो k हमारे पास 4 है। तो इसी k को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब हमने चेक करना है कि वाकई ये मेथड दुरुस्त है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू अगर हम मालूम करना चाहे तो 428 8 3 24, तो ये 4 आता है। इसी तरह इसी 4 को हम यहाँ पे रखते हैं, 7 कम 7 मनफी 2 3 6, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी 4 आता है। इसका मतलब ये हो कि किसी भी डिटरमिनेंट में किसी रो में या किसी कॉलम में अगर कोई अदर कॉमन मौजूद हो तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इफ एंट्रीज दैट इज इफ एलिमेंट्स इन एनी रो और कॉलम आर बाइनोमियल मींस हैविंग 2 टर्म्स देन सच डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई रो या किसी कॉलम में अगर एलिमेंट्स बाइनोमियल हो, बाइनोमियल का मतलब है सम ऑफ 2 टर्म्स पे हो, तो उसी डिटरमिनेंट को हम सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे C1 यानी फर्स्ट कॉलम में हर एक एलिमेंट सम ऑफ 2 टर्म्स है या बाइनोमियल है, तो इसी
इसी डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट के तौर पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम एज फर्स्ट कॉलम लिखते हैं और साथ में ये दोनों लिखते हैं। फिर यहाँ पे जो सेकंड टर्म है इसी सेकंड टर्म को हम सेकंड डिटरमिनेंट में लिखते हैं और साथ में इन दोनों को लिखते हैं। अब अगर इसकी एक्सपेंशन की जाए और इन दोनों की एक्सपेंशन की जाए फिर इसको सम किया जाए तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसी स्टेटमेंट को याद रखना है और इसी स्टेटमेंट के मुताबिक ये डिटरमिनेंट है और इसकी प्रूफ हो नेक्स्ट पेज पे है। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ पे फर्स्ट कॉलम में एवरी एंट्री सम ऑफ टू टर्म्स है एक्सपेंडिंग बाय C1। तो C1 के लिए अगर हम एक्सपेंशन करना चाहे तो C1 के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे और इसके साथ C1 के जो तीन एलिमेंट्स है हर एक का कोफैक्टर हम लिखेंगे। A11 इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, A21 इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट एंड A31 इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट को हम अलामती तौर पर स्मॉल A11 भी लिख सकते हैं। ये स्मॉल A21 है, A11, A21, A31। तो फर्स्ट कॉलम के लिहाज से ये एक्सपेंशन है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है और साथ में ये A1 का मल्टीप्लाई है, A21 का मल्टीप्लाई है, A31। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं राइटिंग दिस एक्सप्रेशन ए सम ऑफ टू एक्सप्रेशन। दिस एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट एंड दिस एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी किसी डिटरमिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम बाइनॉमियल के तौर पर हो तो उसी डिटरमिनेंट को हम सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिकली हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे C1 में क्या है, हर एक एलिमेंट सम ऑफ टू है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट उसको हम यहाँ लिख सकेंगे और ये दोनों साथ में लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट्स है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे और साथ में इन दोनों कॉलम्स को लिखेंगे। अब अगर इसकी एक्सपेंशन की जाए और इन दोनों की और फिर सम किया जाए तो दोनों यानी दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। प्रैक्टिकली यहाँ पे हमने ये लिया है। यहाँ पे C1 सम ऑफ टू टर्म्स है तो 4-1 को हम यहाँ पे लिखते हैं, 1-3 साथ में लिखते हैं। इस तरह 3-2 हम यहाँ पे लिखते हैं, साथ में 1-3 लिखते हैं। इसका मतलब है 7-7-3-21 और यहाँ पे है 3-2 6, 1 + 2 3 है, 3-1 3 तो 18 है। अब यहाँ पे है 4-3 12, 1 × 1, यहाँ पे है 3-3 9, 2-1 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते तो 18 आ गया। इसका मतलब ये कि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम अगर सम ऑफ टू टर्म्स हो या सम ऑफ टू नंबर्स हो तो उसी डिटरमिनेंट को हम सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय के एंड देन एडिंग टू एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम डज नॉट चेंज वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। यहाँ पे डिटरमिनेंट यही है। इस स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि व्हेनेवर इफ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय अ नंबर k and if we add the product with elements of another row or column then value of the determinant does not change। echelon form, जब कभी हम echelon form में एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है A11 A21 A31। तो यहाँ पे A11 A21 A31 है। यहाँ पे सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम को अगर हम k से ज़रब दें फिर यहाँ पे ऐड करें दिस रिप्रेजेंट दैट द सेकंड कॉलम हैव बीन multiplied by k and then the product have been written with elements of the first column। तो ये है। तो इस स्टेटमेंट में जो बात बयान की गई है उसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड कॉलम के साथ k से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड किया गया है। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि हम इस तरह कर सकते हैं और इसी मेथड से वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर आती है। दिस इज द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। और यहाँ पे जो चेंजेस की गई है इस स्टेटमेंट के मुताबिक की गई, लेकिन इसी सूरत में यहाँ पे जो वैल्यू है वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर होगी। अब प्रैक्टिकली हम चेक करते हैं। यहाँ पे चेंजेस की गई है यानी ओरिजिनल डिटरमिनेंट के सेकंड कॉलम को k से ज़रब दिया गया है और फिर फर्स्ट कॉलम के साथ एडिशन की गई है। अब हम चेक करते हैं कि जो नया डिटरमिनेंट हमें मिला है इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस आ गई है या ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर है। यहाँ पे
हर एक एंट्री सम अप टू है, तो प्रीवियस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसी डिटरमिनेंट को हम सम अप टू डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सम अप टू डिटरमिनेंट लिखा क्योंकि यहाँ पे हर एक एंट्री सम अप टू है। अब इसको हमने एज इट इज लिखा। यहाँ पे के है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी था कि किसी भी रो या कॉलम में अगर कोई कॉमन एलिमेंट हो तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अब अगर इसको हम देख ले तो C1 C2 एक जैसे हैं, C1 और C2 आइडेंटिकल है यानी सिमिलर है, तो जब कभी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वो डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो ये 0 है और साथ में के है, तो ये खत्म हो गया और यहाँ पे जो डिटरमिनेंट हो ये आप यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल डिटरमिनेंट था और ये हमारे पास न्यू डिटरमिनेंट है। ये न्यू डिटरमिनेंट हमें इस तरह मिला है कि सेकंड कॉलम के साथ अगर के से मल्टीप्लाई की जाए और फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड की जाए तो जो न्यू डिटरमिनेंट मिलता है इसकी वैल्यू पुराने वाले डिटरमिनेंट के बराबर रहती है। थैंक यू।